हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आपका टारगेट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द राइज ने सोशल साइंस के चैप्टर नंबर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो कि कक्षा 10 का है और इसके प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको फुल मार्क्स मान लाने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर का। तो इसके बारे इसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स। 19th सेंचुरी में जो था, जो राष्ट्रवादिता जो था, वह जबरदस्ती लोगों पे थोपा गया था, विच बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, जो कि यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में बदलाव लेके आए। और वो बदलाव किस स्तर पे थे? कुछ अच्छे भी थे और ज़्यादा बुरे भी थे। The end result of these changes was the emergence of the national state in place of the multinational dynasty empires of Europe। क्या मतलब इसका? द एंड रिजल्ट ऑफ मतलब कि जो इसका अंतिम जो रिजल्ट था वह ये था कि नेशनल स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर्स ऑफ यूरोप। इसमें जो इमरजेंस था, इसमें कुछ बदलाव भी आए थे। अब हम चलते हैं अभी इसका। यदि आपने यह चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक बार इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। यदि आपने यह चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको इसके एमसीक्यूज समझ में आएंगे। यदि आपने यह चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको इसके एमसीक्यूज समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हम तो हैं ही आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रेंच sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस अ कोल्ड। मतलब कि यह जो स्टेटमेंट था कि व्हेन फ्रेंच sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस अ कोल्ड, मतलब कि जब फ्रेंच जो छींकते हैं तो पूरा यूरोप जो है वह सर्दी की चपेट में आ जाता है। तो यह किसने कहा था? यह किसके शब्द थे? तो यह शब्द थे मैटरनिच के। एक मिनट, यह शब्द जो थे वह मैटरनिच के थे। अब यह कौन था ये आपको पता चलेगा यदि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो यदि आपको इस चैप्टर पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन के पे बढ़ चलते हैं, विच इज़ द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन डैश। लाइक द कॉन्स्टेंटिनोपल का जो ट्रीटी था, उसका जो समझौता था, वह कब साइन किया गया था? इसका समझौता साइन किया गया था जो था 1832, विच इज़ ये इसको इरेज कर लेते हैं। मतलब कि इसका जो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था वह 1832 में साइन किया गया था। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है द फेमस इटालियन रिवोल्यूशन गोसिपी मजीनी वॉज बॉर्न इन डैश इन 1807। लेकिन जो द फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट थे गोसिपी मजीनी, वह कहाँ पे बॉर्न हुए थे? 1807 में बॉर्न तो हुए थे, बट वह कहाँ बॉर्न हुए थे, किस शहर में बॉर्न हुए थे? तो हम इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, विच इज़ जिनोवा। जिनोवा जिनोवा ट्रीटी नाम से भी फेमस है, ये उसके लिए फेमस नहीं है
जिनोवा ट्रीटी किसी और चीज़ के लिए है, बस जिनोवा वर्ड आया तो दिमाग में ट्रिगर कर गया। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। गोसिपी मजीनी फाउंडेड अ सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन। गोसिपी मजीनी जो थे, इन्होंने एक गोपनीय सोसाइटी बनाई हुई थी, जिसका नाम उन्होंने यंग यूरोप रखा हुआ था। क्या नाम रखा हुआ था उन्होंने? एक मिनट, उन्होंने क्या नाम रखा हुआ था? यंग यूरोप रखा हुआ था। और उसका और वह था कहाँ पे, कौन से शहर में था? तो वह था, हम आपको बता दें कि बैरने जो शहर है, यह वहाँ पे था। अब ये आप लोग पूछेंगे कि यह सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी होती क्या है सर? तो ये ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि कार्य एकदम गोपनीय तरीके से करती हैं। आप आपके हर एक गतिविधियों पे नज़र भी रखती हैं। आपके देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपकी जनता अपने राजा के बारे में कैसे क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, वो क्या अपने सीनियर से एक्सपेक्ट करती है, अपने राजा से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि हमें हमारे समाज में यह बदलाव चाहिए, लेकिन वह जो कि खुल के बोल नहीं पाती है। भाई राजा हैं तो उनके सामने आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं? तो उसी के लिए यह सोसाइटी बनाई गई थी, जिससे कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, जनता का राजा के बारे में क्या विचार है, उसके देश के बारे में क्या विचार है, वह पता लगा सके। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वह बर्नी शहर में हुई थी। और इसके बाद हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है डैश बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। मतलब कि किनका मानना था कि इस्टेब्लिश जो हो चुकी हैं, जो कि हमारी पौराणिक धरोहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ को महाविद्यालय कहते हैं बेसिकली, तो उनको हम प्रिजर्व करके रखना है। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, हाँ, तो इनको हम प्रिजर्व करके रखना चाहिए। क्यों प्रिजर्व करके रखना चाहिए? क्योंकि ये जो हमारे पिछले पूर्वजों की जो देन है, हमारे पूर्वजों की यह देन है, उनकी विरासत है, तो हमें इन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये कौन थे? ये बड़ा टिक लगी, ये कंजर्वेटिव जो थे, ये थे कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट, चलो मैं लिख ही देता हूँ। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society should be preserved। मतलब कि स्टेट और सोसाइटी जो है हमारी प्रिजर्व रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर, विच इज जो कि है द बर्बन डायनेस्टी, जो बर्बन डायनेस्टी थी, विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power after signing the Treaty of Dash। मतलब कि कहने का मतलब ये, जो बर्बन डायनेस्टी थी, जिन्होंने डिपोज किया था, क्या किया था? डिपोज किया था किसको? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ना। तो आफ्टर ट्रीट आफ्टर द साइन ऑफ ट्रीटी, विच ट्रीटी, यही तो आपको पता करना है। तो इस ट्रीटी को साइन करने के बाद वो वापस अपने पावर में आ गए। उनकी जो पावर थी वो रिस्टोर हो गई। किसकी हो गई? बर्बन डायनेस्टी की। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन है ए, विच इज वेना। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वेना। तो अब हम चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, विच इज डैश regimes imposed censorship law of control। What was said in newspaper?
books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom. इसका क्या उत्तर होगा? इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। डैश regimes imposed censorship laws, मतलब कि इन्होंने सेंसरशिप लॉज को इम्पोज किया था, मतलब कि इन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया था सेंसरशिप लॉज। और वो क्या थे? टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, मतलब कि इन्होंने एक तरीके से पूरा कंट्रोल रखा हुआ था उस कानून में कि न्यूज़पेपर में क्या कहा जाएगा, किताबों में क्या लिखा जाएगा, किताबों में क्या रखा जाएगा। प्लेस जो होते हैं, जो पहले गली गली में प्लेस होते थे डिफरेंट टाइप के प्लेस, जैसे कि जो नाटक होते हैं तो उसको कहते हैं, उसमें क्या रखा जाएगा। प्लस सॉन्ग्स जो होते हैं, गाने, उनमें क्या रखा जाएगा। और ये रिफ्लेक्ट करता था उनके आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, उनके फ्रीडम और लिबर्टी के आइडियाज में वो चीज़ दिखता भी था। तो कौन था वो? क्या कह सकते हैं इसको? ऑप्शन बी, विच इज कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने रिजीम किया था। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, विच इज अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश एम्पायर, मतलब कि बाल्कन्स का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वह डैश एम्पायर के कंट्रोल में था। विच विटनेस द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप इन 1871, जिन्होंने यूरोप के मोस्ट नेशनलिस्ट टेंशन को आंखों देखा था, क्योंकि उन्होंने उसके साक्षी थे। किसके थे? यूरोप के मोर यूरोप के नेशनलिस्ट टेंशन ऑफ यूरोप, देखिए यूरोप के नेशनलिस्ट टेंशन जो कि 1871 में था, उसको विटनेस किया था। तो यह इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑटोमैन। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, विच इज आर्टिस्ट of the time of the French Revolution personified as a female figure. Artist of the time of the French Revolution personified as a female singer. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो पर्सोनिफाइड किए गए थे एज अ फीमेल फिगर। डैश में क्या होगा? लिबर्टी। अब इसका पूरा क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट ऑफ द टाइम of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure, मतलब कि उन्होंने फीमेल फिगर को पर्सोनिफाइड किया था। किसको? सॉरी, फ्रेंच रिवोल्यूशन के पर्सोनिफाइड लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में डैश इमर्ज एज अ फोर्स that brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। याद करिए, इसको हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर का जो ब्रीफ दे रहे थे, हमने स्टार्टिंग में ही ये लाइन बोली थी। इसमें से ऑप्शन क्या होगा? नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, मोनार्ची एंड रिलीजन। राष्ट्रवादिता, धर्मनिरपेक्षता, मोनार्ची, धर्म। इसमें से क्या होगा? इसमें से हम ऑप्शन क्या लेंगे? इसमें से ऑप्शन लेंगे हम ऑप्शन डी। यदि आपको उसका उत्तर पहले से पता था तो बहुत बधाई हो आपको, आप क्लास पूरी तरीके से ले रहे हैं, अपने पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ। यदि आपको उसका उत्तर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, हम इसका पूरा वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर के ऊपर, उसके बाद आप उसको अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि आपको यह पूरा याद रहे और आप एग्ज़ाम में अपने फुल मार्क्स लेके आएँ, 70 आउट ऑफ 70। तो अब चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक मीन्स। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक मीन्स, इसका मतलब क्या है? ला पैट्रिक मीन्स
फादरलैंड विच इज़ पुश्तैनी, जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो हमें बाप दादाओं से जो मिला रहता है कि ये हमारा पुश्तैनी चीज़, ये हमारा पुश्तैनी मकान है, ये हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, या हमारा पुश्तैनी वस्तु है। तो इसको कहते हैं ला पैट्रिक। ये फ्रेंच वर्ड है, इसको आप अभी बस इतना याद रखिए, ला पैट्रिक मीन्स फादरलैंड। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द डैश। like the state general was elected by the body of active citizens। इलेक्ट स्टेट जनरल जो थे वह इलेक्ट हुए थे किसके? एक्टिव सिटीजन्स के। एक्टिव सिटीजन्स की एक बॉडी होती है, इसको जो हम कहते हैं ग्रुप कह सकते हैं, बॉडी को हम ग्रुप भी कहते हैं। ये अलग अलग उस पर वैरी करता है कि हम किस किस उस पर बोल रहे हैं, किस किस चीज़ के संदर्भ में बोल रहे हैं, वह शब्द किस चीज़ के संदर्भ में ला रहे हैं, उसी हिसाब से उसका मतलब भी चेंज होता रहता है। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे ये एक्टिव सिटीजन्स जो हैं, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, इसमें हमारे एक ग्रुप आ जाएगा। तो और इसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली। तो इसका पूरा उत्तर क्या हो जाएगा? द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। The state general was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। उन्होंने नेशनल असेंबली को रीनेम किया था पूरा। तो अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द जिसको कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल कोड ऑफ 1804। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। जो कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो है, जो कि सामान्यतः नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, वह क्या वह सत्य है? इसमें से सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी की सुरक्षा की अधिकार। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी को लॉ के बिफोर इस्टेब्लिश किया था। रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि जन्म के समय से जो जितने भी अधिकार मिलते हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया था। तो ये सब सही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यह तीनों ही किया था। तो अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द फ्रेंच आर्मीज इन यूरोप। मतलब कि इनमें से क्या था जो कि फ्रेंच आर्मीज जो कि यूरोप में थी उनमें हॉस्टिलिटी परिणाम स्वरूप आया था। तो इसका हम ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, इसका हम उत्तर क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन डी, सॉरी, हाँ, इसका क्या लिख सकते हैं हम? ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी? फोर्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, और दूसरा था सेंसरशिप। तो अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर, जो कि है द हैब्सबर्ग एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ रीजन्स। द हैब्सबर्ग एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ रीजन्स। तो इसका हम ऑप्शन पहले क्या देखते हैं? इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, जो कि वह प्रोविंसेस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप राजधानी कह लीजिए, तो जो इटालियन स्पीकिंग राजधानी थी किसकी? लोम्बार्डी एंड वेनेटिया की। क्या यह ऑप्शन होगा? या फिर द एल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेन लैंड, यह होगा। ऑप्शन ए बी दोनों होगा, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं इनमें से। थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाइए आप लोग, चैप्टर को वापस पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े ये आएगा नहीं और फिर एग्ज़ाम में आप लोग खाली बैठे रहेंगे। तो इसीलिए इसको एक बार वापस से पूरा
2-3 बार इन पूरे प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए। और हाँ, आपको यदि इस चैप्टर पे वीडियो पूरा चाहिए डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसको भी, उस पे भी आप नीचे कमेंट करिए टारगेट स्टडी चैनल पे कि हमें सोशल साइंस का यह चैप्टर पे पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो हम उस पे भी बनाएंगे जल्द से जल्द। तो अभी चलिए हम अपने 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इन क्या है? इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक डैश लैंग्वेज। मतलब कि कौन सी लैंग्वेज उन्होंने, एरिस्टोक्रेसी थी, उन्होंने बोला कहाँ पे? गैलिसिया में। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन डी, पॉलिश लैंग्वेज बोला था। तो अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर, जो कि है द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन डैश। मतलब कि जो पहला राजनीतिक एक्सपेरिमेंट किया गया था लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें कि लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा फ्रांस। अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एबॉलिज्म ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। दूसरा है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ऑप्शन सी, ए एंड बी, और नॉन ऑफ द एबव। इसमें से क्या ऑप्शन होगा? इसका आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं। आप लोग पूरा पहले चैप्टर पढ़ के आइएगा उसके बाद। और हाँ, एक बार इसको चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग इस वीडियो पे फिर से आइएगा, और इस बार आप लोग एक एक क्वेश्चन पे जितनी बार मैं इस वीडियो में सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद सवालों को एक्सप्लेन भी किया है, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया है। तो जैसे क्वेश्चन 1 आपने ओपन किया, उस पर पॉज करके वीडियो को रोक के पूरा प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद खुद से एक बार उत्तर देने का कोशिश करिएगा कि देखिए हमको आ रहा है कि नहीं। यदि आपको नहीं आया तो आप वीडियो को आगे करके उसका उत्तर देखिए। लेकिन इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स एग्ज़ाम में पक्का पा जाएंगे। तो अब चलते हैं अपनी 19वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एली। एली के बारे में क्या सत्य है? इट वॉज नोन एज द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ। मतलब कि कपड़ों की मेजरमेंट को कहा जाता था एली। कपड़ों की जो नापजोक होती है उसको कहा जाता था एली। एंड एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल इन डिफरेंट रीजन विल गिव डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ क्लोथ। मतलब कि टेक्सटाइल मटेरियल जो था यह डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मेजरमेंट देता था। क्या यह था एली? सच डिफरेंसेस इन मेजरमेंट वॉज viewed एज एन ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्सचेंज होते थे उसमें यह बहुत बड़ी बाधा दिख रही थी, क्योंकि एक रीजन में कुछ अलग पैमाना दे रहा था, एक रीजन में अलग पैमाना दे रहा था, तो इससे लोगों को बड़ा दिक्कत होने लगा। तो इसका हम ऑप्शन क्या समझते हैं? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मतलब कि इट वॉज नोन एज मेजरमेंट, यह कपड़ा नापने का पैमाना था, और यह टेक्सटाइल मटेरियल जो था उसको नापने का पैमाना था। लेकिन यह हर एक क्षेत्र में अलग अलग पैमाना देता था। जैसे एक रीजन में अलग पैमाना दे रहा है, एक रीजन में अलग, जिसकी वजह से यह जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें यह बहुत बड़ी बाधा दिखने लगा। तो इसका ऑप्शन पूरा डी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। ए सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। ये देखिए, ये फिर से आ गया। अभी जो हमने
इसको डिस्कस किया था, इस प्रश्न को, कि जो सीक्रेट सोसाइटी होती है, गोपनीय सोसाइटी, इसको इस्टेब्लिश कहाँ किया गया था, मतलब किस शहर में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं आपको। इसको इस्टेब्लिश किया गया था मार्सिलेस में। मार्सिलेस में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। तो यह था बच्चों आज का एमसीक्यू, जो कि था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, इस चैप्टर का था। तो उम्मीद है आप लोग ने इन्जॉय किया होगा इस सेशन को। आप लोग जल्दी से अब आप कमेंट कर दीजिए। एक मिनट, आप लोग जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या समझ में आया। फिर उसी हिसाब से हम आपके लिए इस चैप्टर का वीडियो पूरा लेके आ जाएंगे, पूरा डिटेल्ड वीडियो, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक बार इंग्लिश में समझाया जाएगा, एक बार हिंदी में। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर तो पक्का करिए अपने मित्रों, दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ, जो कि जिनका भी अभी 10th में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। आप उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिले। मैं देवेश मिश्रा इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको यह सेशन बढ़िया लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।